पोशंपा भाई पोशंपा। डाकिए ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा। अरे अरे ये मौसम को क्या हुआ? अचानक काले बादल कैसे आ गए? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है वंदे। हाँ, बहुत तेज बिजली भी कड़क रही है। अरे बारिश आ भी गई वंदे। चलो जल्दी से बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ नन्ही, इधर आओ जल्दी से। चलो इस पक्के मकान की तरफ आओ, हम यहाँ शरण लेते हैं। चलो। हाँ वंदे चलो, जहाँ भी चलना है वहाँ चलो, बस यहाँ से चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। देखो हम लोग भीग ही गए ना वंदे। अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाते तो हम नहीं भीगते। बुद्धू नन्ही, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहर कितनी जोर से बिजली कड़क रही है? ऐसे में पेड़ के नीचे शरण लेना खतरों से खाली नहीं है। हाँ तो क्या पेड़ पर बिजली गिरती है? हाँ, पेड़ पर बिजली के गिरने की सबसे अधिक संभावना होती है। अच्छा वंदे, लेकिन बिजली गिरती क्यों है? क्या बिजली का गिरना खतरनाक होता है? हाँ, बिजली का गिरना खतरनाक है नन्ही। रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर सेकंड धरती पर 100 बार बिजली गिरती है। सूर्य की सतह की तुलना में बिजली का तापमान अधिक होता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली जिस रास्ते से होकर जमीन पर गिरती है, वहां की हवा 15,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है, जो कि सूरज की सतह की गर्मी से 10,000 फ़ारेनहाइट अधिक है। बादलों की गड़गड़ाहट या फिर तेज चमक के साथ ये जानलेवा बिजली कहीं भी गिर सकती है। दुर्भाग्य से हम ये पता नहीं लगा सकते कि बिजली कब और कहां गिरेगी। क्यों गिरती है आकाशीय बिजली? आसमान में विपरीत एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जिनके आपस में टकराने से घर्षण होता है और बिजली पैदा होती है। अब बात आती है कि बिजली पृथ्वी पर क्यों गिरती है। दरअसल हमारी पृथ्वी बिजली की एक अच्छी संचालक है। धरती का आवेश न्यूट्रल है। जब बादल की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक हो जाता है तो बिजली का लगभग 15 से 20% अंश धरती की ओर दौड़ता है। इसे ही वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली का गिरना कहते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली अधिकतर पेड़, मीनार या भवन जैसी ऊंची वस्तुओं पर गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बचाव के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि हम ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। यदि आप खुले में हों तो शीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें। ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें। बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें। ऊंची इमारतों पर ना जाएं। पेड़ों और बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे
कदापि शरण नहीं लें। तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनाए रखें। समूह में ना खड़े हों, बल्कि अलग अलग खड़े रहें। खुले आकाश में रहने को बाध्य हों तो नीचे के स्थलों को चुनें। खेत खलिहान में काम कर रहे हो तो किसी सुरक्षित स्थान की शरण लें। शरण ना मिल रही हो तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रखें। अगर हम खुले आसमान के नीचे हों और आसपास शरण लेने की कोई जगह भी नहीं हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वंदे? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया नन्ही। रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। दोनों पैरों को आपस में सटा लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से सचने नहीं दें। जमीन पर नहीं लेटें। वाह, देखो बरसात के बाद मौसम कितना अच्छा हो गया है। हाँ, आसमान में इंद्रधनुष भी आ गया है। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। चिंता का कारण बन रहा कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन भारत में भी आ चुका है। कर्नाटक में इसके 2 रोगियों का पता चला है। सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है। अरे, लगता है कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से शुरू होने वाला है। हम लोग हिम्मत से काम लेंगे और कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो ये आपदा टल भी सकती है भैया। कोरोना वायरस खतरनाक तो है, लेकिन इसे महामारी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वायरस को WHO द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। किसी बीमारी को कब महामारी घोषित किया जाता है वंदे? रुको नन्ही, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। शुरुआती दिनों में कोरोना वायरस को एक बीमारी के तौर पर देखा गया था। यह बीमारी धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में फैलने लगी और देखते ही देखते इसे महामारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस महामारी से बचाव में लॉकडाउन घोषित किया गया। इस महामारी के कारण लगभग पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। परिणाम स्वरूप WHO द्वारा इससे बचने के लिए कोविड नियम बनाए गए। लेकिन महामारी क्या होती है और किसी भी बीमारी को कब महामारी घोषित किया जाता है? चलिए आपको स्थानीय महामारी और पैंडेमिक महामारी के बीच के अंतर को समझाते हैं। महामारी क्या होती है? छुआछूत से फैलने वाली बीमारियां ही एक समय के बाद महामारी का रूप ले लेती हैं।
ये एक इंसान से दूसरे इंसान को होते हुए एक बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे पैर पसारती हैं। इस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना वायरस से पूर्व चेचक, हैजा, प्लेग जैसी बीमारी भी महामारी के रूप में घोषित हुई थी। भारत देश में अभी तक कोरोना की 2 लहरों ने भारी तबाही मचाई है। विशेषज्ञों ने लोगों को सचेत किया है कि 2022 के आगमन के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर भारत में आ सकती है। जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए वंदे? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताता हूँ। क्या करें? खेत खलिहान में काम करते समय नाक एवं मुंह को ढक कर रखें। बाहर जाते समय मास्क लगाना कभी ना भूलें। महामारी के इस दौर में पशुपालन की विशेष सफाई होनी चाहिए। सफाई के लिए फिनाइल आदि का उपयोग कर सकते हैं। मवेशियों को चारा देने से पहले अपने हाथों को ठीक से धोएं। फसल की कटाई के समय आपस में कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अगर एक ही कृषि औजार कई लोग उपयोग कर रहे हैं तो हर व्यक्ति उसे उपयोग के पहले और बाद में अच्छे से साफ करें। किसी मजदूर या साथ काम करने वाले आदमी को सर्दी, जुकाम, सर दर्द या बुखार आदि की शिकायत हो तो उन्हें कोरोना जांच करवाने को कहें। किसी भी आयोजन, सभा, जलसे या पार्टी में इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी ना होने पर वहां ना जाएं। कोरोना का संक्रमण बच्चों, बूढ़ों, कमजोर एवं बीमार लोगों में तेजी से असर करता है। अपने परिवार में इन लोगों का विशेष ध्यान रखें। अफवाहों पर ध्यान ना दें एवं किसी भी तरह की जानकारी, सहायता एवं मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अरे ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है? अरे वाह नन्हे बंदे, कैसे हो दोनों? प्रणाम सुनील भैया। खुश रहो, खुश रहो। सुनील भैया, मैं और वंदे सोच रहे थे कि आखिर ये प्रशिक्षणपुर ग्रामीण आपदा सर्च और रेस्क्यू टीम क्या है? देखो नन्ही, आपदाएं कभी भी और कहीं भी आ सकती है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से ही कुछ दलों का गठन करना चाहिए, जिससे आपदाओं से निपटने में मदद मिल सके। किस तरह के दल सुनील भैया? दल तो बहुत तरह के हो सकते हैं बंदे। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सर्च और रेस्क्यू टीम, आपदा पूर्व कार्य, संभावित रूप से प्रभावित होने वाले चीजों की सूची बनाना, गांव के कमजोर, बीमार और वृद्ध लोगों की सूची बनाना,
आपदा के समय उपयोग होने वाले संसाधनों को चेक करना या मॉक ड्रिल करना। आपदा के समय कार्य, ग्रामीणों को आपदा के बारे में सचेत करना, मदद और सहायता पहुंचाना, कमजोर, बीमार और वृद्ध लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देना, आपदा पश्चात कार्य, घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाना, सड़कों और मार्गों की सफाई, संचार व्यवस्था को पुनः चालू करवाना, शेल्टर मैनेजमेंट टीम आपदा पूर्व कार्य, झोपड़ियों और कमजोर घरों की पहचान करें। कमजोर घरों की मरम्मत करवाएं, जर्जर आवासों को खाली करवाएं और उन्हें ध्वस्त करवाएं। मूल सुविधाओं को हर घर में सुनिश्चित करवाएं। आपदा की दृष्टि से सुरक्षित स्थानों की पहचान करें। आपदा आने पर कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। आश्रय गृह में मूल सुविधाएं प्रदान करें। आश्रय गृह में पनाह लेने वाले लोगों की सूची बनाएं। गर्भवती महिलाओं, कमजोर और वृद्ध लोगों का विशेष ख्याल रखें। आश्रय गृह में स्वच्छता का ख्याल रखें। आपदा के पश्चात कार्य, लोगों को हर संभव मदद प्रदान करें। स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर कार्य करें। क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत में सहयोग करें। स्वच्छता टीम, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों की सफाई करवाएं। महामारी फैलाने वाले कूड़े को एकत्र कर उसे डंप करवाएं। नलकूपों की नियमित कीटाणु शोधन सुनिश्चित करें। संभावित आपदाओं के कारण जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के उपाय करें। सीवेज सिस्टम को क्लीन करवाएं। आपदा आने पर कार्य, साफ सफाई का ख्याल रखें। आश्रय स्थल के पास सफाई का ख्याल रखें। आश्रय लिए हुए लोगों तक बोतल बंद पानी और मूल सुविधाएं पहुंचाएं। आपदा पश्चात कार्य, डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग कर क्षेत्र की सफाई करवाएं। कचरे और मलबे को साफ करवाएं। मृत जानवरों को हटवाएं। लावारिस शवों को हटवाने में प्रशासन का सहयोग करें। सुनील भैया, मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई, लेकिन मेरा सवाल बस यही है कि आखिर आपदाएं आती क्यों हैं? आपदाओं के आने के 2 कारण हैं। हाँ, तो सुनील भैया, अब तो आप आपदाएं क्यों आती हैं इसके बारे में भी सब कुछ ही बता दो। हाँ, सुनो इसके बारे में। चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुनामी, हिमस्खलन, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान, बादल फटना, आगजनी आदि प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं।
क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण आपदाओं में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात धरती के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं हर बार प्राकृतिक कारणों से ही आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मनुष्य द्वारा अनावश्यक रूप से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण, प्रकृति संसाधनों का गलत तरह से उपयोग करने के कारण और अनावश्यक रूप से इकोलॉजी में हस्तक्षेप के कारण भी आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक स्रोतों के विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और यही गतिविधियां प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करती हैं। जम्मू कश्मीर में भी भिन्न भिन्न कारणों से किसी न किसी रूप में आपदाएं आती रहती हैं, जिससे जनहानि, आर्थिक और भौगोलिक नुकसान होते हैं। इन आपदाओं के कारण एक तरफ लोगों का घर, रोजगार और कमाने का जरिया छिन जाता है, तो वहीं पर्यावरण को भी भारी हानि होती है। आसान भाषा में कहें तो आपदाओं के आने के दो कारण हैं। प्राकृतिक कारण, जिसमें वायुमंडलीय परिवर्तन, भूगर्भीय हलचल, ज्वालामुखी उद्गार, जलवायु परिवर्तन, उल्कापात, इन सभी के प्रभावों से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मानव जनित कारण जैसे आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विलासिता, बाजारीकरण आदि के कारण आने वाली आपदाएं। तुम मेरी प्यारी दोस्त नन्ही, तुम समझ गई ना कि आपदाएं दो कारणों से आती है, प्राकृतिक कारणों से और दूसरा मानव जनित कारणों से। अरे वो देखो, वहाँ सीवर पर क्या काम चल रहा है वंदे? वहाँ तो शायद सीवर ट्रैप्स पर कुछ काम चल रहा है। आओ चलकर देखें। हाँ, चलो आओ चलते हैं। अरे हरिराम चाचा भी यही हैं। हरिराम चाचा प्रणाम। अरे नन्ही वंदे, कैसे हो? हम ठीक हैं हरिराम चाचा। यहाँ क्या काम हो रहा है हरिराम चाचा? यहाँ सीवर सिस्टम में एक चेक वाल्व लगाने जा रहे हैं हम लोग। इसे लगाने का क्या लाभ होगा भला? ये चेक वाल्व प्रवाह को केवल एक ही दिशा में बहने देगा। इससे बाढ़ जैसी समस्याएं गांव में नहीं आएगी। बाढ़ के बारे में जरा विस्तार से बताइए ना हरिराम चाचा। किसी क्षेत्र में जब अत्यधिक पानी जमा हो जाता है या भारी बारिश के कारण नदियों की गति और पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो इसे बाढ़ कहते हैं। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जम्मू कश्मीर समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता आया है। कभी यहाँ भूकंप आता है तो कभी भूस्खलन, कभी यहाँ के वनों में आग लग जाती है तो कभी शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ समय समय पर बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती रहती है। चलिए जानते हैं बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में जब अत्यधिक पानी जमा हो जाता है या भारी बारिश के कारण नदियों की गति और पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इसे बाढ़ कहते हैं। किसी भी अन्य आपदा की तुलना में बाढ़ के कारण जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। विनाशकारी है बाढ़। बाढ़ से जान माल को भी क्षति होती है। संपत्ति, घर, खेत खलिहान, पशुधन आदि सभी को नुकसान पहुंचता है। जमा की हुई खाने पीने की चीजों के स्टॉक की हानि भी होती है। पानी और भूमि भी दूषित होती है। बाढ़ में आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां। बाढ़ आने पर स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस आपदा के बारे में स्थानीय प्रतिनिधियों को पता होना चाहिए। ध्यान रहे कि बाढ़ के पहले की गई तैयारी होने वाले नुकसान को काफी हद तक
कम कर सकती है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि बाढ़ से बचने के उपाय क्या हैं और एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते बाढ़ आने पर हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। बाढ़ आने से पहले क्या करें? बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाएं, पानी के निकासी का प्रबंध करें, नालियों की सफाई समय समय पर करवाएं, बाढ़ के पानी को घुसने से रोकने के लिए सीवर टैप्स में चेक वाल्व लगवाएं, अपने क्षेत्र में बांधों, बीमों तथा फ्लड वॉल्व्स के निर्माण की योजना बनाएं, रिसाव को रोकने के लिए अपने बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से दीवारों को सील करें, बाढ़ की चेतावनी जारी होने पर क्या करें? अफवाहों से बचें और उन पर ध्यान ना दें। सही खबरों के लिए रेडियो, टेलीविजन और अखबार पर ही भरोसा करें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ऊंचे स्थानों की तलाश करें। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को सबसे पहले ऊंचे स्थान पर भेजें। बाढ़ आने पर क्या करें? बहते पानी में ना चलें। 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं। यदि आपको पानी में चलना हो तो वहां चलें जहां पानी बह ना रहा हो। अपने आगे जमीन की सतह की मजबूती और पानी के स्तर को जांचने के लिए छड़ी का प्रयोग करें। बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग ना करें। पालतू जानवरों को घर के अंदर या किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। खाने पीने के स्टॉक को सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मूल्यवान सामानों को सुरक्षित रखें। बाथटब, सिंक और स्टोरेज कंटेनर आदि में साफ पानी भरें। बाढ़ के कारण अक्सर पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है। ऐसे में स्टोर किया हुआ पानी काम आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों या गैस को बंद कर दें। बाढ़ के बाद क्या करें? यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। बाढ़ के पानी से बचें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर पावर लाइनें टूटकर गिरी हुई हों तो उनसे दूर रहें। बिजली कंपनी को रिपोर्ट करें। इमारतों में प्रवेश करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। बाढ़ से बचने के लिए जहरीले जीव जंतु वहां मौजूद हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द सेप्टिक टैंक, गड्ढे और लीचिंग सिस्टम को ठीक करवाएं। सार्वजनिक नुकसान का आंकलन करें और उसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेजें। अपने क्षेत्र में अवैध रेत खनन, जंगलों की कटाई, नदियों के आसपास की जमीन पर कब्जे आदि पर रोक लगाएं। ध्यान रहे कि रेत पानी को स्पंज की तरह सोखने में सहायक है। जंगल और पेड़ भी पानी के वेग को कम करते हैं। देखा जाए तो पेड़ किसी स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं और पानी के बहाव को रोकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आज की तैयारी ही कल के संकट को रोकने में सहायक है। बाढ़ जैसी स्थिति हमारे यहाँ ना आए, इसके लिए अपने क्षेत्र में हम भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अरे बूढ़ी काकी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या बताऊं बेटी, बाजार से ये प्रेस लाई थी। ये ISI मार्क का नहीं है। मेरा बेटा बता रहा है कि इसे वापस कराइए, क्योंकि इस तरह के उपकरणों से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, वो सही बोल रहा है। मेरे पिताजी भी कहते हैं कि बाजार से गुणवत्ता वाले उपकरण ही लाने चाहिए। घटिया और खराब उपकरणों के कारण आगजनी की घटनाएं भी हो सकती है। आगजनी की घटनाएं? नहीं, आगजनी से तो बहुत नुकसान होता है। आगजनी से किस तरह का नुकसान होता है बूढ़ी काकी? रुको, मैं तुम्हें आगजनी के बारे में बताती हूँ, ध्यान से सुनो। आगजनी और आपदा प्रबंधन। जम्मू कश्मीर में आए दिन आगजनी की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। कई बार ये दुर्घटनाएं इतना भीषण रूप ले लेती हैं जिससे भारी जान माल का नुकसान हो जाता है। घर, मकान, परिवार और आजीविका के साधन सब कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं। भले ही आगजनी की घटनाओं को लोग आपदा का नाम दें, लेकिन ये भी सच है
कि अच्छी और बेहतर तैयारी नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकती है या किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकती है। आमतौर पर भारत में आगजनी की दुर्घटनाएं दो कारणों से होती हैं, प्राकृतिक व इंसानों द्वारा। इस वीडियो में हम इंसानों द्वारा आगजनी की घटना के बारे में बात करेंगे। मानव जनित आगजनी की दुर्घटनाएं कभी भी आपदा का रूप ले सकती हैं। चलिए इस आसान से एनिमेशन के द्वारा समझते हैं कि आखिर आग है क्या। लेकिन भूरी चाची, आग का आखिर मतलब क्या होता है? क्या बातें चल रही है यहाँ? मास्टर जी, हम लोग आगजनी की घटनाओं पर बात कर रहे थे। भूरी काकी बता रही थी कि खराब उपकरणों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हाँ मास्टर जी, पिताजी भी यही बात कहते हैं। अच्छा। मास्टर जी, हमें आग के बारे में बताइए ना। हाँ, मैं आग के बारे में तुम दोनों को जरूर बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आग है क्या। आग के 4 प्रकार। जनरल फायर, कोयला, कपड़ा, कागज, लकड़ी और सामान्य कारणों से लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। तरल आग, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि से लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। बिजली की आग, शॉर्ट सर्किट और बिजली उपकरणों में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। धातु से लगने वाली आग, किसी भी धातु में लगी आग इस श्रेणी में आती है। आग लगने पर क्या करना चाहिए मास्टर जी? हाँ मास्टर जी, आग लगने पर क्या करना चाहिए? हाँ, रुको मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। आग लगने पर क्या करें? तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। अग्नि चेतावनी की घंटी यानी कि फायर अलार्म बजाएं। आग चिल्लाकर लोगों को सचेत करें। चेतावनी कम शब्दों में ही दें। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग ना करें। धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें। यदि आग से बचाव की सावधानियों का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जाए तो ये आग गंभीर और जानलेवा हो सकती है। हालांकि पर्याप्त अग्निरोधी सावधानियां बरतकर इस प्रकार की आग लगने की दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। खाना पकाने के उपकरण और सावधानियां। विनिर्माताओं द्वारा दिए गए अनुदेशों का पूरी तरह से पालन करें। सॉस पैन या कड़ाही सुरक्षित स्थिति में रखें। केतली और टोस्टरों जैसे विद्युत उपकरणों के तारों को खुली आग से उचित दूरी पर रखें। तौलिए आदि कपड़े को कभी भी बिजली उपकरणों पर सूखने के लिए नहीं रखें। ओवन का प्रयोग करने के बाद उसके स्विच को ऑफ करें। प्लग, तार और सावधानियां। तार के रंगों के बारे में अच्छी तरह से समझें। प्लग को फिट करते समय विनिर्माताओं द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें। सॉकेटों और प्लगों के चिन्ह पर ध्यान दें। खतरा दिखने पर इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं।
कटी फटी नंगी वायरिंग को ठीक करवाएं या बदलें। फ्यूज, एमसीबी और सावधानियां। प्रयोग में लाए जा रहे उपकरणों के लिए हमेशा सही एमसीबी का इस्तेमाल करें। विनिर्माताओं के अनुदेशों का पालन करें। हीटर उपयोग और सावधानी। हीटर के पास बिल्कुल सटकर नहीं बैठें। हीटर को आग पकड़ने वाली चीजों से दूर रखें। हीटर को पलंग से सटाकर नहीं रखें। छोटे बच्चों को हीटर से सुरक्षित दूरी पर ही रखें। बिजली, ब्लैंकेट और सावधानियां। सोने से पहले ब्लैंकेट का स्विच ऑफ करें। अंदर लगाए जाने वाले ब्लैंकेट हमेशा ही पलंग से बंधे होने चाहिए। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को सूखा और सीधा रखें। प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में एक बार उनकी सर्विसिंग कराएं। प्लग और फ्लैक्सेस। विनिर्माता द्वारा दिए गए अनुदेशों की जांच करें। इस्तेमाल में ना होने पर सभी विद्युत उपकरणों के स्विच को ऑफ करें। ISI भारत मानक का पालन करते हुए 3 पिन प्लग का ही उपयोग करें। मास्टर जी, सिलेंडर फटने के कारण भी आग लगता है, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या मेरे घर में रखे सिलेंडर से आग लग सकती है? हाँ नन्ही, अगर लापरवाही के साथ गैस चूल्हे का प्रयोग किया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मास्टर जी, हमें सिलेंडर फटने से लगने वाले आग और उससे बचाव के तरीकों के बारे में बताइए ना। हाँ, रुको मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में आज खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर समाज के सभी वर्गों के परिवार और महिलाएं एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रही हैं। निसंदेह एलपीजी गैस चूल्हे ने भोजन पकाने के काम को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ना धुएं की चिंता और ना ही लकड़ी, कोयला या स्टोव जलाने का कोई झंझट। लेकिन जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। एलपीजी गैस लीकेज बड़े हादसे को दावत है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ सावधानियों का ख्याल रखा जाए। रबर ट्यूब से जुड़ी सावधानियां। रबर ट्यूब ISI मार्क का ही हो। रबर ट्यूब की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक ना हो। रबर ट्यूब ज्वलन और गर्म तापमान से दूर हो। ट्यूब बर्नर के संपर्क में ना आए। ट्यूब कहीं से मुड़ा हुआ ना हो। इसे केवल गीले कपड़े से साफ करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार इसकी जांच हो। हर 2 साल बाद ट्यूब को बदला जाना चाहिए। गैस की गंध आने पर क्या करें?
इलेक्ट्रिकल स्विच ना चलाएं। स्टोव के नॉब बंद कर दें। एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए भी माचिस या लाइटर ना जलाएं। प्रेशर रेगुलेटर को दाईं ओर मोड़कर बंद करें। यदि गंध फिर भी ना जाए तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाएं। आपात स्थिति के समय अपने करीबी आपात सेवा केंद्र को फोन करें। किसी अनुभवी व्यक्ति को रेगुलेटर निकालने के लिए बुलाएं। खाली सिलेंडर निकालते समय इन बातों का रखें ख्याल। रसोई और आसपास की सभी जलती हुई चीजें जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, पूजा का दिया आदि बंद कर दें। चूल्हे के टैप बंद कर दें। रेगुलेटर के स्विच नॉब को बंद करें। रेगुलेटर को दबाएं और बुश को ऊपर की ओर खींचें। इसके बाद हल्के से घुमाकर रेगुलेटर को निकालें। ऐसा करते समय विशेष सतर्कता बरतें। भरे हुए सिलेंडर को लगाते समय इन बातों का रखें ख्याल। सुरक्षा कैप को निकालने के लिए नीचे दबाएं। कॉर्ड को खींचें और खींचे रखें। कैप को सिलेंडर वाल्व से निकाल दें। यदि रिंग गायब हो या टूटा फूटा हो तो सिलेंडर का प्रयोग ना करें। ध्यान दें कि कहीं सील टूटी ना हो। खाना पकाते समय बरतें सावधानी। खाना पकाते समय नायलॉन के वस्त्र कभी ना पहनें। खाना पकाने के सामान का प्रयोग करते समय गैस चूल्हे को जलता छोड़कर ना जाएं। यदि आपका चूल्हा खिड़की के पास है तो खिड़की में पर्दे ना लगाएं। गैस चूल्हे को हवादार कमरे में रखें। खाना पकाने के बाद या रात के समय कभी भी रेगुलेटर को चालू स्थिति में ना छोड़ें। चलो बच्चों, अब मुझे जरा काम है, मैं चलता हूँ। नमस्ते मास्टर जी। अपना ख्याल रखना बच्चों। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज तो मुझे आपदाओं के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ वंदे। ऐसे तो मुझे भी आपदाओं के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। हाँ, अब से मैं भी आपदा संबंधी नियमों का पालन करूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, हमारे यहाँ बैठे पंचायत प्रतिनिधि भी आपदाओं से निपटने में अपना अपना योगदान देंगे। है ना? आप लोग भी अपना अपना योगदान देंगे ना? हाँ, तो चलिए हमसे वादा करिए। आपदाओं से नहीं घबराएंगे, मिलकर कदम उठाएंगे, राहत और बचाव के लिए हाथ बढ़ाएंगे, हर मुश्किल को दूर भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।